हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और टॉपिक वाइज, जिसमें आपको वीकली 2 वीडियो मिलेंगे, एक वेडनेसडे को और एक संडे को, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे। हर एस्पेक्ट से आपको बताया जाएगा जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद गवर्नर का टॉपिक है। एक ही लेक्चर में गवर्नर को कंप्लीट कर दूंगा। चलते देखते हैं। देखो, ये वीडियो दिन में 3 बजे आता है। कब? दिन में 3 बजे। याद रखना, वेडनेसडे और संडे को 2 दिन वीडियो आता है, दिन में 3 बजे। याद रखना, आज है संडे तो आज ये वीडियो आया है 3 बजे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा कब सब काम छोड़ दिए, ये वीडियो का वेट करिए। 3 बजे जैसे ही पब्लिश हो वैसे ही इस वीडियो को देखिए। देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस to Supreme Court to seek the court opinion on the constitutional validity of the Election Commission decision on deferring the Gujarat Assembly election in the year of 2002। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 143, व्हाट आई मीन्स आई लव यू। क्लियर? 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? ऑन द इशू ऑफ, इसमें 2 पॉइंट याद रखना, ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। क्लियर? सेकंड, कंस्टिट्यूशन, प्री कंस्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन। क्लियर? ये 2 पॉइंट पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 143, दैट इज कॉल्ड आई लव यू। क्लियर? अब क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हुआ था कि 2002 में प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और 2002 में इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असेंबली इलेक्शन को डिफर कर दिया था। इवन प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दी थी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, कहां पर? गुजरात में। बट क्या हुआ, इसी को देखते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो मेरे से रिकमेंड कर सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो किसी भी स्टेट में। तो इसी बात को देखते हुए ये क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल नंबर 143 इसका आंसर है। Which of the following article of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as a inviolable basic structure of the Constitution? जैसे आपको याद है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में डिसाइड हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में केसर वंदनम भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 में ये केस हुआ था। इवन 13 जज की बेंच थी। कितनी थी? 13 जज बेंच थी। और इसी बेंच में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किए गए थे। बट होते क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको वी कैन से पार्लियामेंट
वॉलेट नहीं कर सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कोई भी बिल ऐसा पास नहीं होगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगी। क्लियर? देखते हैं अब इनमें से कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो डेफिनेटली आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अंडर हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द हाई कोर्ट पावर, अंडर हाई कोर्ट, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इवन आर्टिकल नंबर 227 ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। 227 क्या कहता है? ये हाई कोर्ट को पावर देता है टू सुपरिटेंडेंस और सुपरविजन ऑन दी लोअर कोर्ट और दी ट्रिब्यूनल अंडर इट जुडिक्शन। क्लियर? तो 3 आर्टिकल है, 225 नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, 3 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। देखो फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन किस आर्टिकल से बचाते हैं सुप्रीम कोर्ट? अंडर आर्टिकल नंबर 32 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। क्लियर? इसमें रिट पिटीशन लगती है, याद रखना। क्लियर? आर्टिकल नंबर 32 इसका आंसर है। To become a judge of the Supreme Court, a person must be advocate in the High Court for at least how many years? देखो अंडर आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहली एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर 5 ईयर, मिनिमम फॉर 5 ईयर, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए मिनिमम फॉर 10 ईयर, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो हाई कोर्ट का एडवोकेट कितने साल तक के होना चाहिए? 10 ईयर तक का मिनिमम होना चाहिए। Who amongst the following recently appointed as Supreme Court judge was not earlier judge of the High Court? ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया था, इसलिए उसी टाइम के हिसाब से क्वेश्चन है। इसका आंसर है एल नागेश्वर राव। अगर इस क्वेश्चन को स्किप भी कर दोगे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। I will hear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duty of my office, uphold the Constitution and law. It is the form of oath taken by. इस तरह की शपथ कौन लेता है? तो देखो आपको मालूम है थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हायर ऑथोरिटी की ओथ दी गई है, और ये ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी तरह का ओथ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कम अंडर जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? ये पूछ रहा है कि कौन सा जुडिक्शन, वी कैन से केस, जुडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। देखो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। अंडर आर्टिकल नंबर 131 ओरिजिनल जुडिक्शन, याद रखना, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट वही ओरिजिनल जुडिक्शन है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल नंबर 226 ऑफ हाई कोर्ट, याद रखना ये दोनों जुडिक्शन में आता है। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास राइट है कि इंडिया में किसी भी कोर्ट में वो केस ट्रांसफर कर सकता है? तो वो सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 एज अनकॉन्स्टिट्यूशन फॉर वॉलेशन ऑफ द सेक्रेट ड्यूटी ऑफ सेंटर? किस आर्टिकल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि वो सेंटर की सेक्रेट ड्यूटी को वायलेट कर रहा था। तो वो है अंडर आर्टिकल नंबर 355। कौन सा है? अंडर आर्टिकल नंबर 355 के हिसाब से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया था। हालांकि इसको
स्किप कर देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। Consider the following statement. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. बिल्कुल गलत है। मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंक्रीज द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो कैन नॉट तो हो ही नहीं सकता, कैन हो सकता है। द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो इसका क्या है कि ये भी गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सर्वेंट और ऑफिसर होते हैं वो कंसर्न चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं करता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसर्न फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो ये भी गलत हो गया, नाइदर वन एंड नाइदर टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत थे, ये तो सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और इनका नाम बिल्कुल याद रखना क्योंकि ये जज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं नहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट दिया था। क्लियर? तो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द प्रोग्रेटर्स ऑफ PIL इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। बिल्कुल सही है, सेकंड सही है। कृष्णा अय्यर साहब का नाम बिल्कुल कंफर्म कर लेना, ये कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने, ये सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इन्होंने ही PIL का कंसेप्ट दिया था जो कि USA में प्रिवलेंट है। चलते बनाएंगे। द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। देखो बिल्कुल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केशरबंदरम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, यही सोर्स है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इंप्लाइज। देखो सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि ऑल ए डिसीजन है एविडेंटली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, के सारे डिसीजन इसके एविडेंटली वैल्यू होंगे, कभी भी यूज कर सकते हैं इसके डिसीजन, और इनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इज अ हायर ऑथोरिटी। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो दोनों कोर्ट हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्ट कह जाते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अपने डिसीजन को सेफ रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एविडेंटली वैल्यू कर सकते हैं, इवन कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर सकते लोअर कोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जजमेंट। देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज कर सकती है, उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन लगती है, रिव्यू पिटीशन लगती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट कर दी तो इसके लिए आप पे एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं कुरेटिव पिटीशन। इसके जरिए आप फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अपने जजमेंट पर फिर से रिव्यू करिए। अगर कुरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट कर दी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? चलते अपनाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड इट मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर। देखो सुप्रीम कोर्ट की कोई दिल्ली डिसाइड नहीं है कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के किसी भी पार्ट में अपनी प्रोसीडिंग कर सकता है। क्लियर? याद रखना, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग कहाँ पर है, तो आप बोलना कि इंडिया में वो कहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही बैठेंगे। क्लियर? तो ये अगर मानिए कहीं और प्रोसीडिंग करवाना है सुप्रीम कोर्ट को अपनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चीफ जस्टिस इसके लिए डिसाइड करेगा विथ अ रिकमेंडेशन, विथ अ वी कैन से अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अप्रूवल, प्रेसिडेंट को पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इंडिया किसी भी पार्ट में करा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ फोर्थ फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक ही फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज थी,
और ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम का आया है, हालांकि इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 4th फीमेल जज बनी थी, इनका नाम था जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। कौन थी? जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। TDSAT जजमेंट कैन बी चैलेंजिंग। TDSAT क्या है? TDSAT देखो, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? ये क्या है? देखो, टेलीकॉम रेगुलेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 1997 में एक बिल पास हुआ था जिसको बोलते हैं ट्राई। क्या? ट्राई। ये क्या हायर ऑथोरिटी है सारे टेली कम्युनिकेशन उनको रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? हालांकि को स्टैट्यूटरी पावर है क्योंकि बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और इसी के जरिए एक एपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाता है टेलीकॉम का, और इसी में ही कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व कराता है। हालांकि ट्रिब्यूनल में कोई केस गया और मानिए किसी पर्सन के अगेंस्ट गया है वो डिसीजन, तो उसके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अगेंस्ट पिटीशन लगा सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ द टेलीकॉम। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ओनली पावर है कि वो TDSAT के जजमेंट को चैलेंज कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाई, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने बताया था कृष्णा अय्यर, जो कि VR कृष्णा अय्यर, इन्हीं के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। और PIL कहाँ पर है? USA में प्रेवलेंट है, और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का वर्क है। क्या है? जुडिशियल इनिशिएटिव का ये काम है, याद रखना। द कंसेप्ट ऑफ PIL ऑरिजिनेटेड इन USA में है, मैंने जैसे बताया प्रेवलेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू, डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी याद रखना। तो इसी के साथ आपके सुप्रीम कोर्ट के सारे हर एस्पेक्ट से मैंने सारे MCQ करा दिए। बिल्कुल भी आप याद कर लीजिए सारे MCQ, उनके आंसर याद कर लीजिए, और मैंने आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है। अगर आपसे कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो भी आप सॉल्व कर दोगे अगर सुप्रीम कोर्ट के आपने अच्छे से तीनों वीडियो देखे हैं तो। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, गवर्नर के वीडियो में, दैट इज कॉल्ड 37th वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।